पढ़ाई का राजपथ एपिसोड 8 19 फरवरी 2024। मच्छिंद्र चाटे सर की छात्र एवं अभिभावकों से सीधी बात। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हर बच्चे का अधिकार है और वो उसे मिलना चाहिए। पार्ट 2। नमस्ते दोस्तों, हम चर्चा कर रहे हैं कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हर बच्चे का अधिकार है और वो उसे मिलना चाहिए। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा क्या होती है। दोस्तों, कई बार एक कन्फ्यूजन होता है कि स्कूल अच्छा हो, स्कूल की बिल्डिंग अच्छी हो, स्कूल का ग्राउंड बड़ा हो, स्कूल के आजू बाजू में पेड़ हो। इन चीज़ों का गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से कुछ भी वास्ता नहीं है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में दो ही बिंदु आते हैं, एक पढ़ाने वाले शिक्षक या अध्यापक या टीचर और पढ़ने वाला विद्यार्थी या स्टूडेंट। दोस्तों, भूलकर भी हमें ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि शिक्षक अच्छे हो, वो अच्छा से पढ़ाए और बच्चे से अच्छे से करके ले, बच्चा उनको कोऑपरेट करे और बच्चा भी रेगुलर पढ़े और पूरा ध्यान एक्यूरेसी पे हो। तुम लैंग्वेज सीख रहे हो, इंग्लिश लैंग्वेज सीख रहे हो तो स्पेलिंग मिस्टेक्स ना हो। हिंदी भाषा लिख रहे हो तो तुम्हारा राइटिंग में मिस्टेक्स ना हो, एक्यूरेसी आए। ये एक बात। और एक ही गलती बार बार ना हो, रिपीटेटिव ना हो, वो गलती सुधर जाए और बच्चों से मेहनत हो, प्रैक्टिस हो और एक्यूरेसी आ जाए। यही होती है गुणवत्ता, शैक्षणिक गुणवत्ता। शैक्षिक गुणवत्ता का यही मतलब होता है। इससे हमें भटकना नहीं चाहिए। दोस्तों, एक किस्सा मैं आपको सुनाना चाहता हूं कि हम जब एग्जाम लेते हैं, कोई भी एग्जाम लेते हैं, तो उसका नतीजा क्या आता है। जब चार्ली चैपलिन टॉप पे थे और एक्टिंग में उनका तो खैर दुनिया में आज भी वो माने जाते हैं कि चार्ली चैपलिन बहुत बड़े आर्टिस्ट है, आज भी माना जाता है। एक बार यूरोप के एक देश ने डिसाइड किया कि चार्ली चैपलिन जैसा एक्टिंग करके कोई दिखाएगा तो उसको एक पुरस्कार दिया जाएगा। ये चार्ली चैपलिन के सम्मान में इस तरीके का एग्जाम यूरोप के किसी देश ने अरेंज किया था। प्राइस बहुत रकम ज्यादा रखी थी। तो चार्ली चैपलिन को भी एक अट्रैक्शन लगा कि चलो यार, ये देश तो मैंने देखा नहीं है, मैं वहां जाऊंगा, मुझे तो वहां कोई पहचानता नहीं है और इस चार्ली चैपलिन की तरह एक्टिंग करके दिखाऊंगा और मैं भी मेरा नाम बताओ दे दूंगा एक कोई। और दोस्तों, वो एग्जाम हुआ, लोग आए, दूर दूर से लोग आए थे, बड़े बड़े आर्टिस्ट आए थे और सब्जेक्ट यही था कि चार्ली चैपलिन के ऊपर तुमको चार्ली चैपलिन जैसी एक्टिंग करना है। तो दोस्तों, वो जो लोग आए थे उनमें से किसी और को पहला नंबर दिया गया और चार्ली चैपलिन को दूसरा नंबर दिया गया। दोस्तों, जब खुद चार्ली चैपलिन है तो दूसरा कैसा आ सकता है। लेकिन वहां हुआ वैसा ही। दोस्तों, ऐसा ही एक किस्सा हमारे महाराष्ट्र में हुआ है। महाराष्ट्र में एक गरीब घर में जन्मे एक बहुत बड़े ऑथर थे। नाम था उनका नरहर कुरुंदकर। बेचारे 10वीं पास होते होते और 12वीं होते होते, ग्रेजुएशन होते होते उनको काफी वक्त लगा। एक जगह वो एज ए टीचर भी लग गए। तो 10वीं के बाद उन्होंने लिखना चालू किया। किताबें उनकी पब्लिश होती रही और किताबें धूम चली। लोग मानने लगे कि नरहर कुरुंदकर बहुत बड़ी पर्सनैलिटी है, उनका राइटअप बहुत अच्छा है। और देखते देखते उनके किताबों की चर्चा यूनिवर्सिटी तक पहुंची और एमए के एग्जाम में एक सब्जेक्ट होता है किसी ऑथर के ऊपर। तो वहां के यूनिवर्सिटी ने, मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी, उस वक्त उनका अंबेडकर नाम नहीं रखा गया था, आज अंबेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी नाम है। तो वो यूनिवर्सिटी ने नरहर कुरुंदकर नाम का सब्जेक्ट ही रखा एमए के लिए और
उनकी किताबें वो एग्जाम के लिए पढ़ाई को रखी गई एमए करने वाले छात्रों के लिए। तो दोस्तों आगे आगे जब नरहर कुरुंदकर ने अपना ग्रेजुएशन पूरा किया और उन्होंने सोचा कि चलो मैं भी इस एग्जाम को एमए के एग्जाम को बैठता हूँ, मुझे भी तो एमए करना है। तो ये आश्चर्य की बात हो गई कि जो स्टूडेंट है, स्टूडेंट का नाम नरहर कुरुंदकर, वो एग्जाम दे रहा है, वो सब्जेक्ट का नाम नरहर कुरुंदकर। और एग्जाम बहुत सिंपल था कि 7 क्वेश्चंस आर गिवन, 7 प्रश्न दिए गए हैं। 7 प्रश्नों में किसी भी 5 प्रश्नों के उत्तर दो। बच्चे को सिर्फ 5 प्रश्नों के उत्तर देना है। तो दोस्तों नरहर कुरुंदकर ने देखा, पढ़ा, पहला सवाल ये है, और उन्होंने पहले सवाल का जो क्वेश्चन का जो आंसर लिखना चालू किया तो उनके 3 घंटे खत्म हो गए। 3 घंटे खत्म हो गए तो 5 सवालों के आंसर देने थे, उन्होंने एक ही सवाल का आंसर दे दिया और वो भी बहुत बड़ा था। अब एग्जाम जो चेक करने वाले, उनको क्या मालूम कि नरहर कुरुंदकर साहब खुद लिख रहे हैं, तो वो उस सब्जेक्ट में फेल हो गए। नरहर कुरुंदकर के राइटिंग के ऊपर यूनिवर्सिटी का पेपर, और खुद नरहर कुरुंदकर फेल हो गए। दोस्तों ये क्या जरूरी है कि हम जो भी कुछ एग्जाम का पैटर्न रखते हैं, ये एग्जाम का पैटर्न सही हो। जैसा चार्ली चैपलिन की एक्टिंग के ऊपर कंपटीशन होती है और वो कंपटीशन में खुद चार्ली चैपलिन दूसरा आता है, नरहर कुरुंदकर के ऊपर एग्जाम होती है, सब्जेक्ट के ऊपर एग्जाम होती है और नरहर कुरुंदकर खुद उस सब्जेक्ट में फेल हो जाते हैं। दोस्तों एग्जाम को कोई मीनिंग नहीं रहता है। बहुत सालों पहले उस वक्त के भारत में एक यूनिवर्सिटी थी तक्षशिला, और तक्षशिला यूनिवर्सिटी में कोई एग्जाम नहीं होती थी। टीचर्स होते थे, पढ़ाते थे, लेकिन एग्जाम नहीं होती थी। और जब उनका शिक्षा पूरा हुआ तो उनको बोल देते थे कि भाई आपकी शिक्षा पूरी हो गई, अभी आप जा सकते हैं। कोई सर्टिफिकेट नहीं, कुछ नहीं। और बोला यह जाता था कि आपको जो चाहिए हमने सिखा दिया है, ये आपको काम आएगा, बस खत्म। आज कोई स्विमिंग की क्लास लगाता है और स्विमिंग सीखता है, वहां एग्जाम थोड़ी होता है कि आपने स्विमिंग के एग्जाम में 100 में से 99 मार्क लाया, ऐसा थोड़ी होता है। हमने सिखा दिया, आपने सीख लिया, अभी जिंदगी में आप कभी भी तैर सकते हो। जिस काम के लिए आप हमारे पास आए थे आप सीख गए। क्रिकेट के लिए खिलाड़ी कोई प्रिपेयर करता है तो कोई कोच तो उसको थोड़ा सा एग्जामिनेशन लेता है कि चल बेटा तूने मेरे पास क्रिकेट सीखा, मैंने तेरी एग्जाम ली और तुझे इतने मार्क्स मिले, ऐसा थोड़ी होता है। क्योंकि अगर तू क्रिकेट खेलेगा तो जब भी बैटिंग करने के लिए ग्राउंड में जाएगा तो सभी बॉल पे तेरे को एग्जाम देना है, और एक बॉल पे भी गलती हो गई तो तू फेल होने वाला है। तो दोस्तों हमारे स्कूल कॉलेजेस में हमने एग्जाम को अननेसेसरी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया है, ये बात तो माननी चाहिए। और जरूरी नहीं कि जो भी पैटर्न में एग्जाम होता है या जो भी इसमें 3 घंटे में तुमको सवाल पूछे जाते हैं और तुम लिखते हो, ये कोई पैटर्न बहुत सही हो या बहुत ही तुम्हारा वैल्यूएशन करेक्ट हो, ऐसा तो नहीं होगा। इसीलिए ये एग्जाम के कुछ एरर्स या इसमें जो गलतियां है, इसको हम थोड़ा सा बाजू रखते हैं। खैर आज तो तक्षशिला का जो कोई पैटर्न था, वो पैटर्न हमारे एजुकेशन में आज नहीं आ सकता। हो सकता है कल जाके इसमें कुछ सुधार हो। दोस्तों यहाँ तक कि जो आईआईटी के लिए या मेडिकल के एंट्रेंस के लिए जो एग्जाम वगैरह ले रहे हैं, ये भी कोई बहुत सही एग्जाम नहीं है, या जो वाकई होशियार बच्चे हैं वही इसमें चुन के आएंगे, ये भी नहीं बोल सकते हैं। लेकिन फिर भी एक दोस्तों, आज एजुकेशन में एग्जामिनेशन का अपना महत्व है, ये हमें मानना ही पड़ेगा। लेकिन सिर्फ उसी के लिए प्रिपरेशन करना, ये भी तो एक गलती हो सकती है कि हमको सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं पढ़ना है, हमको हमारे जीवन भर के लिए पढ़ना है। हम भाषा सीखेंगे तो जो भाषा हमने सीखी है,
ये भाषा हमको जिंदगी भर काम में आने वाली है। हमने मैथ सीखा है तो ये मैथ्स हमको जिंदगी भर काम आने वाला है। कोई मेडिकल सीखता है तो मेडिकल में जो कुछ सीखता है ये एजुकेशन हमको जिंदगी भर काम आने वाला है। इस हिसाब से सभी छात्रों ने पढ़ाई की तरफ देखना चाहिए कि मुझे एक्यूरेसी आए। मुझे पूछा जाएगा या मैं कुछ लिख रहा हूं तो मेरी गलतियां ना हो और एक्यूरेसी हो। मैं जो भी पढ़ूंगा जिसमें भी मेरा एक ये होगी मास्टरी होगी, वो सब्जेक्ट में मेरी मास्टरी हो जानी चाहिए और मुझे उसका फायदा जिंदगी भर मिलते रहना चाहिए। दोस्तों, सुधार जब आएंगे तब आएंगे, लेकिन हम जब पढ़ेंगे, बच्चे जब पढ़ते हैं तो ये उनका अधिकार है कि मुझे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलनी चाहिए। मुझे सब सब्जेक्ट्स, भाषाओं के बारे में मैं एक बात बोल दूं, अंग्रेजी भाषा ने कई हिंदुस्तानी बच्चों के ऊपर बहुत अन्याय किया है। उनको बहुत ही तकलीफ हुई है। क्यों? क्योंकि कोई भी भाषा सीखने का जो पहला स्टेप होता है, ये पहला स्टेप होता है सुनो और बोलो, लिसन एंड स्पीक। ये फर्स्ट स्टेप होता है। लेकिन हमारे देश में इंग्लिश शुरू होता है राइट एंड रीड। खैर ये भी एक स्टेप है भाषा में, लेकिन ये दूसरी स्टेप है। और जब पहली स्टेप निकल जाती है तो वो सीढ़ी चढ़ना कितना मुश्किल होता है, ये मुश्किल हिंदुस्तान के कई बच्चों को झेलनी पड़ी है। खैर, जिन घरों में अंग्रेजी भाषा ऑलरेडी यूज होती है, शहरों में या कुछ घरों में, वो लोगों को इसकी तकलीफ नहीं होती है। लेकिन कुछ बच्चे जो गांव खेड़े से हैं, जिनको इंग्लिश से कुछ लेना देना नहीं है, ये बच्चे जब एक स्टेप कट करके, पहली स्टेप ही नहीं हुई है, इन्होंने इंग्लिश ना सुनी है ना इंग्लिश बोलना सीखे हैं, और इनकी इंग्लिश शुरू होती है राइट एंड रीड से, तो इनको बहुत तकलीफ होती है। एक स्टेप काट के हम बच्चों को दूसरी स्टेप चढ़ने के लिए मजबूर करते हैं और इंग्लिश में उनकी ठीक से पढ़ाई नहीं होती। एक इंग्लिश का डर हमेशा बनाए रहता है। हमको ये डर हमारे एजुकेशन सिस्टम से निकाल देना चाहिए। और फिर एक बार कहता हूँ दोस्तों कि स्कूल की बिल्डिंग, स्कूल का ग्राउंड, स्कूल के पेड़, स्कूल का माहौल, इसका गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से कुछ भी लेना देना नहीं है। दोस्तों, जब रविंद्रनाथ टैगोर बच्चों को इकट्ठा करते हैं और किसी पेड़ के नीचे बैठते हैं, तो वहाँ कौन सा बिल्डिंग था, वहाँ कौन सी एक फैसिलिटीज थी एजुकेशन की, लेकिन फिर भी मेरी नज़र में वो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा थी, सही शिक्षा थी। और टीचर अगर रविंद्रनाथ टैगोर की लेवल के हो तो आजू बाजू के माहौल से कोई फर्क नहीं पड़ता है और बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन मिलता है। तो दोस्तों, मैं ये चाहता हूँ कि देश के सभी बच्चों को एक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले, एक्यूरेसी हो, कॉन्फिडेंस हो, प्रैक्टिस हो उनकी, और उनको लगे कि मैं ये कर सकता हूँ। ये जो एग्ज़ाम का पैटर्न, एग्ज़ाम का भूत हम लोगों के ऊपर जो आज एग्ज़ाम में बना हुआ है, खैर इसमें भी सुधारना होनी चाहिए और धीरे धीरे सुधारना हो भी जाएगी। लेकिन इसी के साथ आप लोग एक्यूरेसी पे ध्यान दो, आप लोग प्रैक्टिस करो, आप लोग कॉन्फिडेंस लो, और पढ़ाई का जो कुछ आपने पढ़ा है ये अपने जीवन में अपने साथ हो। एग्ज़ाम के लिए मत पढ़ो, अपने खुद के जीवन के साथ जो शिक्षा आपके साथ रहेगी वही तुम्हारी शिक्षा है, वही तुम्हारा सही एजुकेशन का मतलब होता है। ये बात ध्यान में रखो। नमस्ते।